अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कराची में एक और धुआंधार स्पेल हुआ है बारिश का, और एन मुताबिक जो कहा महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी उसके हिसाब से आज भी दिन भर बारिश का सिलसिला जारी और सारी रहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो हमने प्रोग्राम किया था, कोशिश हमारी यही थी कि ज़रा बात कर ले बल्दियाती मसाइल के हवाले से। बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो बहरहाल मौसूल हो रही हैं। शहर के इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इसी मामले पर बात की, लेकिन बल्दियात के ये मसाइल चूंकि अब हमें मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सूबाई वज़ीर बल्दियात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। नहीं है तो यहाँ पर ज़ाहिर कोई मेयर नहीं है क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस ताहाल नहीं हुए हैं। कराची की सड़कें इस वक्त क्या मंजर पेश कर रही हैं, ये शायद एक पुराना जुमला है, लेकिन वाकई क्या हकीकत हाल कहा जो जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इस दफ़ा तो हमने सब कुछ बेहतर कर दिया है, सड़कों पर वो हालत नहीं है, अर्बन फ्लडिंग तो हुई नहीं है क्योंकि नाले साफ कर दिए गए हैं। हनीफ माजोटी साहब हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, नुमाइंदा जीटीवी नेटवर्क हैं, कराची के हवाले से काफ़ी कुछ इसकी डायनामिक्स जानते भी हैं। हनीफ साहब, आप ज़रा बता दें कि ये जो दूसरा स्पेल आया है, ये जो कल रात से मुसलसल बारिश हो रही थी, फिर आज दिन में धुआंधार बारिश हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि पिछले दफ़ा का जैसा हाल नहीं रहा अब सड़कों का। क्या देख रहे हैं आप मंजरनामा? इसको इस मरतबा भी हमने देखा है कि ऐसी सूरत हाल रही है, और इस मरतबा ये ज़रूर हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब आने के बाद जो है वो विज़िट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर देख रहे हैं, और इस तरह इनका सिलसिला जारी है। ताहम ये नहीं कह सकते कि सूरत हाल जो है उसके बेहतर हुई है। आज भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है पानी जमा है, ट्रैफिक का वही मसला है। बल्दियाती हुकाम जो है वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो बल्दियाती अमला जो है हमें नज़र नहीं आया, और हमने देखा कि पानी जो है अब गटर का पानी जो है वो भी उबल कर सड़कों पर आ गया है। इस वक्त ट्रैफिक का जो सूरत हाल थी वो किस हद तक बेहतर हुई है आप देख सकती है कि मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, इस वक्त थोड़ी बहुत ट्रैफिक जमा हुई है। ताहम ये शाम तक जो है वो सिलसिला था कि ट्रैफिक जाम रही। नहीं तो इन दौरों में एक सेकेंड हनीफ माजोटी साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये ज़रूर हुआ है कि दौरे हुए, तो ये तो कोई नई बात ना हुई ना, ये दौरे तो पहले भी हो रहे थे। तो दौरों से क्या अवाम का फ़ायदा हो रहा है? सड़कों से पानी हटा दिया गया है, सड़कें इस वक्त इस हद तक हैं, इस काबिल हैं कि कम से कम लोगों की आमद-ओ-रफ्त में खलल ना पड़े। ज़ाहिर बारिश हुई है, ये तो नहीं हो सकता कि सारा सफा चट हो जाए, सारा कुछ साफ हो जाए। नहीं, आप इस तरह मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि लोगों के लिए जो है कोई रिलीफ मिला है, बिल्कुल इस तरह नहीं है। और अब भी हम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का मसला है, और इसी तरह जो है कारोबारी हजरात है वो भी चिल्लाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें कि उनके दुकानों के आगे जो है वो पानी जमा है और वो कारोबार नहीं कर सकते। पानी जमा होना और बात है, पानी जो है मुस्तकिल जमा होना जो है एक और बात है, और वो पानी गंदा हो जाता है और तब तक जो है वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल अब भी शहरियों को जो है उसका सामना है। ओके, हनीफ माजोटी साहब, जिला बस्ती कोरंगी पानी पानी है। कराची की बारिश को हर दफ़ा जहमत बना दिया जाता है। मेरी बड़ी कोशिश थी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात हो, लेकिन कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आज भी सूरत हाल यही है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जारी है जिसमें नासिर हुसैन शाह समेत दीगर और लोग भी मौजूद है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक जो बल्दियात का मंजरनामा है, जो कराची का बारिश के बाद की सूरत हाल है, इस पर कोई भी वर्जन देने से कासिर है। मैंने सियासी जमातों को इसलिए मद्दू नहीं किया क्योंकि यहां पर ब्लेम गेम ज्यादा होता है, ग्राउंड पर काम क्या हो रहा है शायद ये देखना बहुत अहम है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हमने आपसे बात करनी है, और ज़ाहिर गुज़िश्ता दिनों आप देख रहे हैं कि ई वोटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। क्या ई वोटिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अगले इंतखाबात में हमारे लिए तैयार है और हमें उसकी जानिब ही बढ़ना होगा? ये अहम तरीन सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें जिसमें PMLN, मुस्लिम लीग नवाज के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह से रद्द कर रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या राय देते हैं और क्यों नहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाना चाहिए? लेकिन ये तनाजुर में याद रखा जाए कि दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी किसी हद तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से पीछे हटे हैं, जिसमें जर्मनी की बहुत ज्यादा मिसाल दी जाती है। लेकिन फिर यह मिसाल भी दे दी जाती है कि भारत में तो इस वक्त ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के सिनेरियो में
क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हमें सूट करता है या नहीं, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता, और करता है तो फिर सियासी जमातें रिलक्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मेरे साथ वाइस मौजूद हैं, और सरबराह पिल डैट के अहमद बिलाल महबूब साहब। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अहमद बिलाल साहब, बात का आगाज में पहले आपसे करूंगी, फिर कुंवर दिलशाद की जानिब भी बढ़ूंगी। फरमाइएगा अहमद बिलाल साहब के ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का, इस पर सियासी जमातें आपको क्यों रिलक्टेंट दिखाई देती हैं, और क्या ये वाकई एक ऐसा तजुर्बा होगा जो कि शायद हमें जो पिछली दफा आरटीएस बैठा ये उसी से मुमासलत कर जाएगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके बारे में ये लाने की वजह ये बयान की जा रही है कि इसके बाद तमाम सियासी जमातों का जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे उसके ऊपर इत्तफाक कराए हो जाएगा और कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। ये इतनी अच्छी चीज़ होगी। गालिबन ये मिसगाइड किया गया है जिसने भी ये बताया हुकूमत को, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने की उम्मीद, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इलेक्शन से प्री इलेक्शन जो प्री पोल टाइम होता है और जो पोस्ट पोल होता है, जो ट्रांसमिशन होती है रिजल्ट्स की और जो काउंटिंग होती है, उस सारे के अमल को देखना होता है। तो ये अगर आपकी सिर्फ काउंटिंग तक के अमल को तो बेहतर कर देगा, लेकिन जो प्री पोल की शिकायत है या रिजल्ट ट्रांसमिशन की शिकायत है या वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन की शिकायत है, वो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हल नहीं हुई। और इस वक्त हालात इस तरह है सियासी जमातों के कि इत्तफाक कराए अगर मशीन पे ही नहीं होगा तो कैसे मुमकिन है कि फिर वो सब इंतखाबी नताज मान लेंगे। तो इतने ज़्यादा हम जो एफर्ट कर रहे हैं, ये एफर्ट तो बेसिकली बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। आपका काम है सिर्फ हुकूमत का और पार्लियामेंट का कि वो कानून बना दें, हाँ जी, और कहें कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें। अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रोटोटाइप बनवाना, उसको चेक करना, उसकी स्पेसिफिकेशन सेट करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ये हुकूमत को उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उलट हो रहा है। तो मैं बहुत हैरान हूँ अच्छा। कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अहमद बिलाल साहब, फिर अब ये सिस्टम जो बात ये क्लेम किया जा रहा है, जो आप क्योंकि ज़ाहिर है आपकी रिसर्च है, आप जानते हैं इस बारे में, ये कहा जा रहा है कि दुनिया ने तो रिजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को, लेकिन इंडिया और दीगर और ममालिक के अंदर बहरहाल प्रैक्टिसेस हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो रही हैं। तो रिजेक्शन क्यों है? क्या हम एक शफाफ तरीक़े इंतखाब की जानिब नहीं बढ़ सकते? इसको हटा दें अगर थोड़ी देर को इस डिबेट को कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, कोई और फॉर्मूला अगर लेकर आया जाए तो। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ चूँकि इंतखाबी निज़ाम के बारे में, पूरे निज़ाम के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखती हैं कि किसी भी इलेक्शन के नतायज के ऊपर लोगों का इत्तफाक राय नहीं होता। हाँ। हारने वाली पार्टियां शिकस्त को तस्लीम नहीं करती, ऐसा ही है। क्योंकि शकूक व शुबहात तो पहले से मौजूद है। और पिछले इलेक्शन में जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कोलैप्स हो गया था, जी, उसकी वजह से शकूक व शुबहात और बढ़ गए, और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों का और शक बढ़ गया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी इस तरह की चीज़ है जिसको कोई रिलायबल नहीं करार दिया जा सकता। तो ये तो बुनियादी वजह है। अब आप कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो उस पर एतमाद पैदा करने के लिए आपको वक्त चाहिए होगा। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां इतनी बड़ी तादाद में, तकरीबन कुछ 4 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हमें इस्तेमाल करनी होंगी, ठीक है। वो बैक वक्त इस्तेमाल कर ली गई हों। उसको हमेशा ग्रेजुअली, आपने इंडिया की मिसाल दी थी ना, तो इंडिया में ये ग्रेजुअली हुआ था 22 साल के अरसे में। और वो हर स्टेट का अलग अलग तरीके से उनके यहाँ जो है इलेक्शंस होते भी हैं। हर स्टेट का कुछ दिन मुतय्यन होते हैं, महीना लगता है, फिर 1.5 महीना लगता है। लेकिन सर, इसी सिनेरियो में जब आप समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का जो तरीक़ाकार है, यानी अभी वो इस मॉड्यूल को देखना भी पसंद नहीं कर रहे, आपको नहीं लगता ये बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है? रिजेक्ट जरूर करें, लेकिन एटलीस्ट देख तो लें कि वो कितना बेहतर है या कितना गलत है। देखिए, ये असल में देखने की बात है भी नहीं। मैंने ज़ाती तौर पे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दावत पे जाके इस मशीन को देखा है, अच्छा। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को। ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छी मशीन मेहनत की है कि, लेकिन असल ये नहीं है कि उसको देखने से कोई फर्क पड़ेगा।
उसके अंदर जो उनके खदशात हैं वो तो बनने के बाद जब इस्तेमाल होगी तो उस वक्त कहीं पैदा होंगे, और उस वक्त मशीन को देखने से कोई इतना बड़ा फर्क वाकई नहीं होगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसको देखा जाए। सही है अमीर बिलाल साहब, लेकिन सर एक सवाल फिर ये भी है, फरमाएं इस बारे में कि ये हिमायत जो हुकूमत मांग रही है, जो कि अपोजिशन की जानिब से हमारी इत्तलात के मुताबिक मिलने वाली नहीं है। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा कंटिन्यू करेंगे, कुछ और मामलात को भी डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक वाले जो मामले पर वोटिंग का सिलसिला है, इस पर सियासी जमातें, अगर अपोजिशन तारी जमातें नहीं इकट्ठा होती तो क्या हुकूमत एक कानून के जरिए इसको बुलडोज करवा देगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे? शायद ये उससे ज्यादा अहम नुकता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। कोशिश ये होती है कि कुछ प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाए ताकि जो शफाफियत है या उस पर जो अभाम क्रिएट हो रहा है शायद उसमें कुछ क्लैरिटी आ सके। अमर बिलाल साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल अब ये उठ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से कि अगर इस पर अपोजिशन अपना इजमा नहीं पैदा कर पाएगी तो हुकूमत तो फर्म है। हम पिछले दिनों शिबली फराज साहब को भी सुन रहे थे, मिनिस्ट्री के कुछ और लोगों को भी, वो ये कहते हैं कि कानून तो आएगा। तो आपको क्या लगता है, ये कानून बुलडोज हो जाएगा? एक और आप ऑर्डिनेंस देख रहे हैं, कैसे होगा ये? देखिए, ये अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो दूसरी बात है। हाँ जी, मेरे ख्याल में कोई भी कानून इत्तफाक राय से ही बनना चाहिए, लेकिन इंतखाबी कानून खास तौर पे बहुत जरूरी है कि इत्तफाक राय हो, क्योंकि वरना फिर इंतखाबी नतायज को कोई नहीं मानेगा। तो होगा अगर फर्ज करें सेनेट में ये कानून पास हो पाता, जॉइंट सेशन को लेके जाएगी हुकूमत, और जॉइंट सेशन में जो कि कौमी असम्बली और सेनेट का जॉइंट सेशन होगा, वहां पे हुकूमत को कोई थोड़ी सी अदबी अक्सरियत हासिल है तो वहां पे कानून पास हो जाएगा। हुकूमत पास करवाने की पोजीशन में है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा कि अगर पूरी अपोजिशन इसको रिजेक्ट कर दे तो फिर भी आप कानून के बुनियाद पे ये करें तो उसके नतीजे इंतखाबात के मौके पे कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं, और नतायज को तो शायद कोई भी नहीं मानेगा। बिल्कुल ठीक है अमर साहब, थैंक यू वेरी मच सरबराह पिलडाट हमसे बात करने के लिए। कोशिश तो मेरी ये थी कि कुंवर दिलशाद साहब से भी इन डिटेल बात होती और हम जरा इस पर लंबी डिबेट करते, लेकिन बहरहाल आज नहीं तो फिर आइंदा किसी नशिस्त में इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर जो रिलक्टेंट है अपोजिशन, शायद इसके लिए कन्विंस करना हुकूमत वक्त की एक अहम तरीन जिम्मेदारी है, और इसमें कहाँ तक सही हो पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। एक और कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो पिछले कई दिनों से चल रही है और इस पर हम बात करना चाहते हैं। कॉन्ट्रोवर्सी ये थी कि आपको मालूम है कि हुकूमत वक्त ने अपनी 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जो है पिछले दिनों पेश की। वहां पर मारूफ गुलकार हैं और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अबरारुल हक साहब उनका नाम है, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी एक नज़म भी तैयार की थी, वो भी उन्होंने पढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कहा और उस कहने के बाद वो कॉन्ट्रोवर्सी भी आ गई। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत बड़ा एक तूफान था, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। तो हमने अबरारुल हक साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि ज़रा आज बात करते हैं कि माशरे की तरबियत की बात होती है, बच्चों की तरबियत की बात होती है, तो ये बयान आपने किस सिनेरियो में दिया और क्या समझ रहे थे आपके इस वक्त तरबियत में कहाँ फुकदान आ रहा है? अबरारुल हक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो आया स्काइप, जरा उनसे बात करते हैं। अबरारुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मारूफ गुलकार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अबरारुल हक साहब, हमने देखा कि आप ज़ाहिर बड़े माने जाने सेलिब्रिटी हैं और लोग आपकी एक झलक देखने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन अब सूरत हाल कॉन्ट्रोवर्सी की जानिब आई है। कैसी लग रही है कॉन्ट्रोवर्सी आपको, और आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा कहा था जो गलत है? कंट्रोवर्सी तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी मैं कोई गाना निकालता हूँ और रिलीज़ करता हूँ तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोगों को मैं इतना बुरा क्यों लगता हूँ। बहुत सारे खिलाफ होना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी फेवर में भी हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था, और अगली बात जो मैंने करनी थी कि हमें अपना कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम अपना कल्चर, अपनी रिलीजियस रवायात जो हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम, वो इनकलकेट करें। देखिए,
देखिए ये अब कई माओं ने इतराज किया कि माँ का नाम क्यों लिया। 2 साल के बच्चे के पास माँ ही होती है, वैसे तो उनकी अपनी चॉइस है। अगर आप वेस्टर्न तहजीब बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वहां पे तो 18 साल के बाद बच्चे छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को, खुदा हाफिज। फिर मदर्स डे और फादर्स डे पे आते हैं फूल लेके। तो हम तो अपनी माँ बाप के पाँव दबाने वाले लोग हैं और हमें माओं की मोहब्बत क्या होती है ना कोई सिखाए, क्योंकि अल्लाह ने हमारे जरिए वहां पे माँ के नाम पे अस्पताल खड़ा किया। और वैसी तरबियत अगर कोई माँ करे तो शौकत खानम बनता है। सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, ये एक माँ की मोहब्बत थी। अबरारुल हक का नाम नहीं लिखा हुआ, उसकी तरबियत थी। ये जो बिल्लो दे घर है ये मेरी अपनी तख्लीक है, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। लेकिन माँ ने जो तरबियत की थी बच्चों की, वो उसकी बात कर रहा हूँ ना सिर्फ। और ये सिर्फ बात कलमे की नहीं है या शक-डुडू की नहीं है। शक-डुडू तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बात उसके पीछे जो बहुत ही गहरा एक कल्चर है जो हमारे अंदर सरायत कर रहा है उसकी है। और अपने कल्चर से दूरी है, अपने कंटेंट को डेवलप ना करना है और अपनी रिलीजियस रिवायात की तरफ ना बढ़ना है। तो मेरा मकसद हरगिज किसी एक माँ को या किसी, क्योंकि पेरेंट्स भी उतने जिम्मेदार। इवन आई प्ले एज अ मॉम सो मेनी टाइम, आई कैन इवन चेंज अ डायपर। मतलब मैं बच्चों दूध में फीड तैयार कर लेता हूँ। तो मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेता हूँ जो माँ को करने चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है आप बता रहे हैं। ज़ाहिर है जब घर में माँ और बाप दोनों साथ होते हैं तो परवरिश की जिम्मेदारी दोनों पर आयद होती है और ये जरूरी भी है। बच्चों की तरबियत के लिए बहुत जरूरी है कि माँ भी उतना ही कंट्रीब्यूट करे और वालिद भी। लेकिन अबरार साहब, आप जहाँ बात कर रहे हैं कंटेंट की, आपने खुद कहा कि आपके लिए कोई नई बात नहीं है, हर बार आप किसी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। ये चमकीली या बिल्लो या असद नच पंजाबन जैसे गाने जो हैं, क्या आपको लगता है कि आपको कोई रिग्रेट है? आप इससे बेहतर कंटेंट जनरेट कर सकते थे और जिस कंटेंट की तरफ आप इस वक्त निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि आपके नाक़िदीन कह रहे हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पहले किधर थे भाई? नहीं, पहले भी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, उनको अच्छी बातें नजर नहीं आती। मतलब तेरे रंग रंग उनको नजर नहीं आता, सैया बिना घर सूना उनको नजर नहीं आता। सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे। सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के मौसम बदल देने का मौसम आ गया। जो नाते मैंने पढ़ी वो उनको बिल्कुल दिखती नहीं है। इतने अरबों रुपए के मंसूबे, उनको वो अरब याद है जो मैंने कमाए, लेकिन वो अरब याद नहीं है जो मैंने लगाए अवाम के लिए और अल्लाह ने लगवाए मुझसे। मेरे पास तो 1 अरब भी नहीं है, मेरे कोलीग्स के पास सब अरबोपति हैं। तो उनको तो एक आंख से देख रहे हैं सिर्फ। जाहिर है वो जेलसी भी होती है, मैं उनसे गिला नहीं करना चाहता। वो फेसबुक पे थोड़ा सा पॉपुलर भी होने के लिए कई दफा लोग आए, तो डिफरेंट चीजें इसके साथ अटैच्ड है। लेकिन जो मैं बात वहां पे करके वायरल करना चाहता था वो ये था कि यहाँ हमारे अंदर मायूसी फैलाने की एक साजिश की जा रही है। वो नज़्म मेरी वायरल होती तो मजा आता, जिसमें मैंने कहा था आओ मायूसी फैलाएं, आओ कुछ अखबार मिलकर आग लगाएं। लेकिन अबरार साहब, मसला ये, आपकी जो वायरल, एक मिनट रुकिएगा ना, आपने कहा ना जो वायरल करना चाह रहे थे, यानी वही बात वायरल हुई ना जो मायूसी की थी। वहां पर लोगों को लगा कि शायद आप इससे मायूसी फैला रहे हैं, शड्डुडू को या किसी को भी क्लेम करके। आपको लगता है कि आपने इस अमल से लोगों तक, क्योंकि खवातीन की तरफ से एक बहुत शदीद एक जानिब सपोर्ट भी है, मुनक़सिम राय है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि हमें लगा कि अबरार साहब ने हमें कहा है, तो आपने कुछ और वायरल कर दिया। जी वायरल तो देखें ना, अब लोगों ने अपनी मर्जी से करना होता है। मैं जो अगली बात करने चाह रहा था कंटेंट डेवलपमेंट की थी। मैं बात ये करना चाह रहा था कैरेक्टर बिल्डिंग की। जो मायूसी फैलाने की बात कर रहे हैं उनको रोकना होगा। जो पॉजिटिव एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रही होती है उसकी खबर ही कोई नहीं बनती। यानी 3 साल कारकर्दगी पे जो हमने काम करके दिखाया है उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। बेबी शार्क डू 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 डू, उसकी मुझे हासिले गजल शेर मुझे वो लग रहा है कि वो उस दिन की सब की वो है। लेकिन जितनी मेहनत की टीम ने मेहनत ऊपर भी तो कोई बात करे यार। हमने अपनी जिंदगियों में जितनी मेहनत की उसके ऊपर कोई बात करे। ऐसी खबर फैल जाती है और उसका चर्चा हो जाता है जिसको हम फैलाना नहीं चाहते। जो हमने किया है उसको अपने हीरोज पैदा करें ना। चाइना 15 दिन में अस्पताल बनाता है, 10 दिन में पूरी दुनिया में बात फैलती है। अबरारुल हक ने कोरोना स्पेसिफिक अस्पताल 15 दिन में बनाया है। आपको पता था? नहीं पता होगा आपको। शाकडूडू यूं पॉपुलर, मैं एक और चीज गाऊंगा बिल्लो दे घर, वो पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन मैं क्या, आप गानों में अपनी कारकर्दगी
ये अपनी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की, तो मैं तो सोच रहा हूँ फिर गाना बनाता हूँ मैं और उसके जरिए लिखूंगा कि हमने नून लीग से ज्यादा सड़कें बनाई हैं 3 गुना, हमने कुछ इस तरह का बनाऊंगा। 3 गुना से ज्यादा सड़कें हमने उनकी निस्बत बनाई है। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को जिस तरह से खत्म किया है वो देख ले। जो इकोनॉमी की बुनियादें नमक के पत्थर पे रखी गई थी उसको हटा के दूसरा पत्थर लगाया जा रहा है। उसमें टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, 72-73 साल का गंद है, उसको साफ करने के लिए टाइम लगेगा, मगर मुझे समझ नहीं आती हम वो कारकर्दगी कैसे लोगों को दिखाएं। बिकॉज एंड ऑफ द डे देखिए हमारा टॉपिक ही वो नहीं है ना। इलॉन मस्क टॉपिक है वेस्ट का कि इलॉन मस्क आगे से 20 साल के बाद अपनी दुनिया को कहां देखता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही छोटा सा होता है कोई, या ऑपोजिशन चूहा छोड़ देती है, हम उसके पीछे। हमारी यूथ का जो टारगेट है वो देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत अच्छी चीजें भी हम लर्न कर सकते हैं, सिर्फ शाकडूडू नहीं है। जो उनकी अच्छी चीजें वो लर्न करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो नबी पाक सल्लम का कहा, अपने माल के नकाइस बनाओ, ये उनसे लर्न करें। इस्लाम सबसे ज्यादा तो वो हमसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, जो हमारे जो उनकी मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। देखिए कुछ लोग जो ट्विटर या फेसबुक या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो एक छोटी तादाद है, या चलें बड़ी भी होगी शायद, जो देख लेते हैं इस सारी चीज़ों को। लेकिन कुछ लोग शायद, कुछ खवातीन जो हमारी दही इलाकों की खवातीन हैं, जो बड़ी मेहनत मजदूरी करती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, अगर उन तक आपका ये पैगाम पहुंचा हो जो कि वायरल हो गया आपके दानिश में, आप नहीं समझते कि उनकी दिल आजारी हुई होगी और आपको इस पर उनसे थोड़ी सी आपको रिग्रेट भी होना चाहिए और आपको कहना चाहिए उनसे कि मेरे कहने का वो मकसद नहीं था जो शायद आप तक पहुंचा है? देखिए वो बात तो मैं कर चुका हूं कि दोनों पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप दोनों जिम्मेदार हैं। माँ से मुराद पेरेंट था, पेरेंट कोई भी हो सकता है। हम सारे ही बतौर पूरी मुआशरा हम इसके जिम्मेदार हैं। किसी एक को, माँ को, वो तो मैंने कहा जरूर उसमें, लेकिन जाहिर है तरबियत सबसे पहले माँ ही कर रही है। माँ का इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा है ना। देखिए हमारी उन्होंने की थी ना, हमें हातम ताई की स्टोरी मिलती थी, हमने सोचा था बड़ा होके हमें भी कुछ करना है। आज अस्पताल नजर आता है हमें बताया था राशिद बिन हास कैसे शहीद हुआ था। आज 6 सितंबर के हवाले से हमें पूरा लेक्चर में, आज के बच्चों को क्या माँ ये लेक्चर दे रही है। सो हमें सोचने की जरूरत है कि नहीं है। जहां भी मुआशरे में खराबी हो डंके के चोट पे बताना चाहिए, बगैर इस खौफ के कोई इसको माइंड करेगा कोई नहीं करेगा। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, जरा रैपिडली मैं लेके चलना चाह रही हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन और फिर ज़रा आप खुद रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी ज़्यादा HD कर दिया गया उसको, और बाकी सारा कुछ बहुत कुछ बेहतरी हो रही है टेक्नोलॉजी के ज़िम्मे में, लेकिन कंटेंट ओरिएंटेड अगर आप जैसे अजहान मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर अगर स्टेट का जो चैनल है वहाँ से इसकी इनिशिएटिव क्यों नहीं हो सकता, और क्या इसके लिए आपने अभी तक कोई आइडिया फॉर्म किया है? अल्लाह आपका भला करे, ये कहना चाहता था मैं। ये डिबेट यहां से शुरू करना चाहता था कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, बच्चे की 5 साल जो कहते हैं ना साइकियाट्रिस्ट, पहले 5 साल में उसकी ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में जो चला जाता है, इट स्टेज देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ऐसा तो कंटेंट डेवलप करें उनका, ताकि उनके अंदर लीडरशिप पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो। मुझे बचपन में बताया गया था पाकिस्तान तुमने ठीक करना है, खुदा की कसम। और जब मैं स्कूल गया, इधर उधर बच्चे मेरे से ज्यादा लायक थे, मैंने कहा ये मैंने कैसे ठीक करना है। बुरे तो कहा था ये तुमने ठीक करना है, इधर तो सारी दुनिया मेरे से ज्यादा लायक है। मुझे कहते थे नहीं तुम, मैं स्पार्क देखता हूँ, मैं करंट देखता हूँ, तुम कर लोगे ठीक। सारे कहते थे ये करप्ट है फला। एक सफर था हमारा रेल कार में जो हो रहा था, सारे लोग अब्बू को कह रहे थे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। वाहिद मेरे वालिद थे जो लड़ रहे थे इंशाल्लाह ठीक होगा। तो मुझे फिर कान में उन्होंने कहा तुमने बददिल नहीं होना, ऐसे कह रहे हैं ये मुल्क ठीक हो सकता है। तो पॉजिटिविटी उन्होंने मुझे दी। तो आज जब मुझे जैसे ही अल्लाह ने मौका दिया म्यूजिक के जरिए, तो मैंने सोचा क्या पॉजिटिव करना है। तो ये लोगों को, बच्चों को पॉजिटिविटी सिखाएं। इधर हमको कि ये तो करप्शन तो होती है, बादशाह का बच्चा ही बादशाह बनेगा, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ तो इसलिए करते हैं कि ना फैलाएं ना अबरार साहब, मायूसी ना फैलाएं। आप भी अपनी तरफ से ये बात कहें कि मायूसी ना फैलाएं। वो जो आपकी नज़म है, अगर किसी ने इसको आप इनडायरेक्टली किसी को बुरी लगी है तो आप कहें कि मैंने आपके अंदर कोई मायूसी नहीं फैलाना चाह रहा था, मैं, आप यही कह दें। मैं यही कह रहा हूं कि मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाह रहा, मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। मुझे मौका देंगे तो मैं आपको
वाली नज़्म सुनाऊंगा ओके ताकि सब अबरार, लोग जो नेक्स्ट हैं इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन रखेंगे इस कंट्रोवर्सी से हटके कि अबरार के जहन में कंटेंट किस लेवल का है जो पाकिस्तान के बच्चों की तरबियत कर सकता है और इस नए मुस्तकबिल की आबियारी कर सकता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अबरारुल हक साहब हमसे बात करने के लिए। ये कंट्रोवर्सी थी जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी, हमने सोचा कि जरा इस पर अबरारुल हक साहब का ओपिनियन 1-on-1 लिया जाए। एक और अहम तरीन मामला है जो आज के शो में हमने डिस्कस करना है और वो है अफगानिस्तान का। गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम है कि कल भी हमने बात की थी कि वहाँ पर ज़ाहिर है हुकूमत के बनाने के लिए तालिबान जो हैं वो पूरी तरह तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर वो मौखर कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि आज DGISI जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और DGISI से वहाँ पर इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी हुई हैं, हमारे सफ़ीर की भी मुलाकात हुई है और भी दीगर लोगों की। तो इस वक्त मेरे साथ अरशद यूसुफजई साहब मौजूद हैं। आज काबुल में क्या होता रहा, हैपनिंग्स कुछ तस्वीर हैं वो भी चला लें, लेकिन ज़रा अरशद यूसुफजई साहब से मुझे कनेक्ट करें। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका भी। अरशद यूसुफजई साहब, मुझे लग रहा है आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जो करीब करीब डायलॉग्स या कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ होटल का मंजरनामा मुझे आपके पस मंजर में दिख रहा है। फरमाइएगा, आज DGISI पाकिस्तान के वहाँ मौजूद हैं, क्या मुलाकातें रही हैं, क्या चीज़ें सामने आ सकी हैं? जी, इंफॉर्मेशन तो कुछ शेयर नहीं हो रही है, लेकिन जाहिर है कल भी यहाँ पर बहुत मेहमान आए थे 2 खुसूसी तैयारों से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से, और वो भी यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और आज DGISI भी आए थे इस्लामाबाद से। तो ये जिस होटल में ठहरे हुए वहाँ पर सुबह से मुलाकातें चल रही हैं और बल्कि कल से भी चल रही थी। अब कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही क्योंकि ये बड़ा स्ट्रिक्टली और क्लोजली उसको टाइट रख रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं खारिज हो रही है यहाँ से। तो पहले तो ये स्पेकुलेशंस थी कि शायद हुकूमत साजी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ वजारतों पे मसले हैं, लेकिन वो सब गलत साबित हुई। फिर एक और बात का शोशा उड़ाया गया कि शायद हक्कानीज और कंदहार के जो सीनियर्स हैं उनके साथ मसला चल रहा है कुछ वजारतों में, वो भी गलत साबित हुई। अच्छा। अब बताया जा रहा है कि शायद कुछ वजारतों पर इनको ऐसे बंदे वो चाहते हैं कि जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो दुनिया को, तो तालिबान उनके हवाले से मशवरे कर रहे हैं। अच्छा अरशद साहब, ये तो फिर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है मुझे कि उन लोगों से बात ही नहीं, उन कंट्रोवर्सीज पर बात ही नहीं हो रही जो शायद कहा जा रहा है कि लीक खबरें हैं। लेकिन इस पर ब्रेक से वापस आकर मैं बात करूंगी। फिर आज जो एक ये नई बात सामने आ रही है कि तालिबान अपनी नई हुकूमत का ऐलान 9/11 को करेंगे। ये क्या चीज़ हो रही है? और वहाँ से जो खबरें हमें मिली हैं अमरीका से और ज़ाहिर बयानात हैं अमरीकी सदर के कि वो कह रहे हैं कि वो भी कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीक कर सकते हैं अबाउट 9/11। इससे रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सीज हैं, आगे इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ अरशद यूसुफजई सीनियर सहाफ़ी काबुल में हैं और हम उनसे ज़ाहिर बराह रास्त इस वक्त बात कर रहे हैं, सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि काबुल में क्या सिचुएशन है। लेकिन अरशद साहब, इस वक्त ज़्यादा कंसर्न ये है, पूछा ये जा रहा है कि पंजशेर में हालात कंट्रोल में आ गए हैं तालिबान के और वहाँ पर भी हवाई फायरिंग हुई है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे, यही जो पीस मिनिस्ट्री है यहाँ पर कुछ सीनियर्स थे, जी सर, तो वो इस पर इतना इजहार नहीं कर रहे कि मतलब वो मुकम्मल कंट्रोल में आ चुके हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी उसमें जंग जारी है और कुछ टाइम लगेगा, मतलब 1 से 2 दिन लग सकते हैं मुकम्मल कंट्रोल लेने में। क्योंकि वो समझते हैं कि सिटीज़ तो आ गए उनके कंट्रोल में, सिटी सेंटर और कैपिटल जो है वो रहता है पंजशेर का, बाजारक जो है। लेकिन इसके अलावा एक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो अपनी जगह छोड़कर पहाड़ों में जाएं और वहाँ से गोरिल्ला वारफेयर शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए तालिबान अभी जो कल रात को काबुल में फायरिंग वगैरह हुई थी, एरियल फायरिंग, उसके भी इन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया इनके बड़ों ने, और ये समझते हैं कि अभी वक्त से पहले अपनी विक्ट्री का ऐलान नहीं करना चाहिए, अगरचे कि वहाँ पर इनके काफ़ी इलाकों में कंट्रोल है। अच्छा साहब, अच्छी बात आपने बताई है क्योंकि ज़ाहिर है आप वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहे हैं, क्योंकि मुतज़ादी इत्तलात थी। लेकिन अर्शद साहब, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा तवातुर से सोशल मीडिया पर तो चल रही है, लेकिन क्या कोई डेट अनाउंस करने जा रही है 9/11 रिलेटेड? तालिबान के हुकूमत हम उन्हीं दिनों में फॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक जी अर्शद जी, ये एक स्पेकुलेशन चल रही है और मुख्तलिफ किस्म के स्पेकुलेशंस आ रही हैं।
से अगर इत्तेफाकन या साथी तौर पर इस तरह हो जाए तो हो सके। तालिबान इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैंने जो बात की है और रात को हम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब के साथ बहुत देर तक बैठे रहे हैं। जी मुझे तो पता है, उन्होंने भी आप इस बारे वहीं थे, में हमने कहा कि आपको इसीलिए जहमत दी थी प्रिपरेशन कल, हो लेकिन बात चुकी नहीं है हो सब। सकी। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हम हुकूमत एक दिन में या 2 दिन में ऐलान करें। जब रहबरी शूरा चाहेगी, चाहे वो 10 दिन बाद करें, चाहे 5 दिन बाद करें, वो उनका फैसला होगा। तो एग्जैक्ट डेट ये नहीं दे रहे, लेकिन एक इसमें एक पॉइंट है, जब भी ये दिन अनाउंस करेंगे तो उससे पहले ये अपने जो गेस्ट लिस्ट है उसको ये बनाएंगे और मुख्तलिफ मुल्कों से भी शायद लोग आएंगे, तो वो भी तरतीब नहीं उसकी दी गई है। जब तक वो नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर डेट और वेन्यू का तो पता नहीं चल सकता। ओके, अच्छा, ये एक जो डेफिसिट आ रहा है, मुझे शायद इस चीज़ का इसलिए अंदाज़ा नहीं हो रहा है क्योंकि हम वहाँ पूरा मंजरनामा नहीं देख रहे, सिर्फ ज़ाहिर खबरों पर ही निसार हो रहा है। आप फरमाइएगा कि इस वक्त जो काबुल की सिचुएशन है, क्योंकि आज एक तस्वीर एक चल रही थी, वो मैं चला नहीं रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया पर थी, उसकी हकीकत कितनी है या नहीं वो जानना ज़रूरी है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद ख़वातीन को फिर तशद्दुद का सामना है और वहाँ पर एक हॉस्टाइल की कैफियत है। जो महाजरीन छोड़ना चाह रहे हैं काबुल को स्पेशली, उनके लिए भी मसाइल हैं। क्या देख रहे हैं अरशद? जी, मुख्तलिफ किस्म की बातें सोशल मीडिया पर आती हैं जो बाद में रद्द हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जो सिस्टम बनाया हुआ है और मैं इसका विटनेस हूँ कि इन्होंने नंबर दिए हुए अपने, अगर किसी भी एथनिसिटी के लोगों को, किसी भी फ़िक़ा के लोगों को मसला हो पर अपने दिए हुए हैं, और मैं जिस जगह पर हूँ तो यहीं पर वो ऑफिस है जहाँ पर ये इन इश्यूज़ को डील करते हैं या इन कंप्लेंट्स को डील करते हैं। इस बिल्डिंग में जो आपको नजर आ रही है, तीसरे छत पर, तीसरे फ्लोर पर वो ऑफिस है, और हमारे सामने कई कॉलें आई हैं जो लोगों की कंप्लेंट्स यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं, फिर उन्होंने यहीं से फ़ौरन उस पर एक्शन लिया है। तो अगर ऐसे वाक़यात हुए भी हों, आई एम सॉरी, मैं इससे इसलिए खबर मुझे नहीं है कि हम यहीं पर मसरूफ़ है सारा दिन, जो यहाँ पर लास्ट कमेंट सिर्फ अरशद, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल मुझे कहा जा रहा है खत्म हो रहा है। कल जब आपकी बात हुई है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से 1-on-1, हमें मालूम है कि आप बैठे और बात भी हुई है, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिस चीज़ को सीपैक और चाइना के साथ वो मईशत की जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई मुआशी तौर पर इस वक्त तालिबान को खदशात लाहिक हैं या नहीं? नहीं, वो नहीं समझते कि कोई खदशात हैं, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने एक बात कही थी, वो सवाल हमने पूछा दाइश के हवाले से, तो उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इसको जो हवा दी जा रही है उससे दाइश की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब जहाँ तक फाइनेंशियल इश्यूज की बात है या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है, तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, पड़ोसी से शुरू होकर फिर इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो, फिर उसके बाद रीजनल जो पावर्स हैं रशिया वगैरह को लेकर, उसके बाद फिर यूरोप और फिर खासकर अमेरिका के साथ हम डिप्लोमेटिक, उसके अलावा जो है यहाँ पर एजुकेशनल और हेल्थ में और ह्यूमैनिटेरियन काम, और उसके अलावा एग्रीकल्चर। थैंक यू वेरी मच अरशद यूसुफजई, एंड आई होप कि आपसे हमारा इसी तरह राब्ता रहेगा और वहाँ की सूरत हाल पर, अफगानिस्तान के मामले पर आपसे हम इनसाइड लेते रहेंगे। डिप्लोमेटिकली तालिबान जवाब भी दे रहे हैं और अपना जो अभी तक का पोस्चर है वो भी उनका आपके सामने है। क्या होगा आने वाले दिनों में ये कहना कब्ल इस वक्त है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।